अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, तीन इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। एक तो धर्मेंद्र साहब की जो सेहत के हवाले से ख़बरें आ रही हैं, उस हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फिर धर्मेंद्र साहब के ओवरऑल हवाले से उन्होंने दिलीप कुमार साहब के जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें क्या लिखा था, उस पर भी बात करते हैं। और उसके साथ मीरा भी कूद पड़ी हैं सबा कमर और नईम हनीफ के झगड़े में। मीरा साहिबा को इस तरह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पे भी बात करते हैं। और माहिरा ख़ान, जिनके हवाले से काफ़ी सारे जो आर्टिस्ट हैं उनमें सीनियर भी शामिल हैं, कभी कोई रिमार्क्स देता है, इवन क्रिटिक या सहाफ़ी जो हैं उनको सहाफ़ी कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, जो ज़ातियात के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन आगे से माहिरा ख़ान का रिस्पॉन्स क्या रहा है, उस पर ज़रा बात करते हैं। शुरू करते हैं धर्मेंद्र साहब के हवाले से। धर्मेंद्र इंडियन इंडस्ट्री का, बॉलीवुड का चंद एक जो स्टार हैं जो सबसे खूबसूरत हैं, जो हैंडसम, अपनी जवानी में बड़े हैंडसम थे और बहुत खूबसूरत समझे जाते थे और बड़े लाइवली स्क्रीन के ऊपर वो नज़र आते थे जब आप उनको जवानी में देखते हैं। तो उनकी अब ज़ाहिर एज जो है वो इतनी हो चुकी है कि उनके हेल्थ के इशू काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। सुबह सबसे पहले ख़बर आ गई कि जनाब उनका इंतकाल हो गया, और फिर ये भी खबर आई कि जनाब कौन कौन आया था मिलने, 4 घंटे किसने इंतज़ार किया, 3 घंटे किसने इंतज़ार किया, ये चीज़ें भी आई। लेकिन बहरहाल वहाँ का मीडिया भी जो है वो इतना इर्रिस्पॉन्सिबल है कि बाद में उनकी फैमिली की तरफ से, उनकी बेटी की तरफ से, पहले उनके बेटे की तरफ से फिर आया कि वो अभी मतलब उनको कुछ नहीं हुआ, उनका इंतकाल नहीं हुआ, उनकी जो तबीयत है वो स्टेबल है। तो वहाँ पे बाकायदा तौर पर बीपर लिए जा रहे थे, यानी कि ऑडियो बीपर अदाकारों से कि आप बताएं। अब ज़ाहिर है मीडिया अगर किसी को फ़ोन करके बताएगा और अगर उस आर्टिस्ट का किसी के साथ रब्ता नहीं है, मैंने 2-3 बीपर सुने, आर्टिस्ट जो तारीफ़ें कर रहे थे, वो यूँ थे, वो यूँ था, वो यूँ करते थे, तो ये हो गया था, वो हो गया था। तो उनको भी जब पता चलेगा कि उनके लिए भी कितनी ऑकवर्ड पोजीशन होगी कि जनाब वो ज़िंदा हैं लेकिन उनके हवाले से बातें हो रही हैं। तो धर्मेंद्र साहब के हवाले से इसी तरह की बातें शुरू होगी और बाकायदा तौर पर वहाँ पे लाइव पूरी कवरेज की गई कि जनाब साहब उनकी तबीयत कैसी है, कैसी थी, क्या हुआ था, किस वक्त इंतकाल हुआ। और उसके ऊपर ना सिर्फ रिपोर्टर बोल रहे थे बल्कि अदाकारों ने भी अपना अपना हिस्सा डाला। और जो जो वहाँ पे थे, जिनको मैंने जब बताया ना, जिनको फैमिली के, अब किसी को पता चलेगा जिनके फैमिली के साथ टर्म है, वो तो या तो बॉबी देओल या सनी देओल को फ़ोन करेंगे या फिर ईशा देओल वगैरह से पूछेंगे, हेमा मालिनी से पूछेंगे कि क्या है अपडेट्स, तो वो तब जाके उसके ऊपर को बात करेंगे। लेकिन जिनका राब्ता नहीं है वो तो मीडिया की जो खबरें उनके ऊपर यकीन करेंगे, तो उनके लिए बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन हो जाती है। तो मीडिया को बहुत जल्दी वहाँ पे पड़ी रहती है। हर जगह ये सूरत हाल है कि एक बंदा जो है, उनकी फैमिली पहले से डिस्टर्ब है, उसको इस तरीके से डिस्टर्ब किया जाए। धर्मेंद्र साहब की बात मैं कर रहा था, बड़े बड़े, मुझे तो खैर शोले फिल्म तो खैर सारों को ही पसंद है, लेकिन उनकी लोफर फिल्म, गलबन लोफर का ही गाना था, आज मौसम बड़ा बेईमान है, वो मुझे बड़ा उसका पसंद। फिर छलकाए जाम वाली जो फिल्म थी जिसमें गाना था उनका, फिर ओ मेरी महबूबा, क्योंकि मैं बुनियादी तौर पर रफ़ी साहब को पसंद करता हूँ तो मुझे सारे वो वाले गाने याद हैं। जो अपना उनका करियर है वो 2 पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए ह्यूमन बीइंग कैसे हैं वो भी बात करते हैं। अपना उनका करियर जो है वो एक, मैंने जैसे कहा, स्क्रीन के ऊपर लाइवली नजर आते हैं, एक्शन रोल बड़े अच्छे करते हैं। और इसी तरह जब अपने पीक के ज़माने में उनकी फिल्में आप उठा के देखें तो वो बड़े तेज़ नज़र आते थे। अगरचे उनके यहाँ जो अमिताभ बच्चन के अंदर पाया जाता है एक पूरा, जैसा कहना चाहिए, हर फन बोला, वो कहीं लैक करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनकी जो खूबसूरती है वो हर चीज़ के ऊपर डोमिनेट कर लेती है। तो आप वीरू का कैरेक्टर बेशक शोले का देख लें, फिर उनकी वैसे बंदिनी फिल्म जो है बहुत ज़बरदस्त है, अनुपमा फिल्म जो है बहुत ज़बरदस्त है, यादों की बारात, और फिर पुरानी फिल्म नौकर बीवी का जो उन्होंने नवाज शरीफ की कॉपी की थी, इसके हवाले से मैं ज़रा अलग से बात करता हूँ। लेकिन बहरहाल उनका एक अपना वो है, वो खुद उनकी, मैंने जब दिलीप साहब की मेरे पास पढ़ी भी हुई ऑटोबायोग्राफी, उसमें उनका एक पूरा चैप्टर भी है, 3-4 सफ़े लिखे हैं। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से 1952 में जब उनका कोई भी अदाकार बनने का बिल्कुल दूर दूर नहीं था पता, तो लेकिन वो सेकंड ईयर के स्टूडेंट थे, उन्हें दिलीप साहब को मिलने का बहुत शौक था, क्योंकि दिलीप साहब की जो फिल्म थी शहीद, उसके अनमिट नकूश छोड़े थे। और वो कहते हैं कि मुझे अपना भाई, बड़ा भाई नज़र आता था उस फिल्म। वो तो कहते हैं मैं किसी काम से मुंबई गया, लुधियाना से, क्योंकि लुधियाना गए, तो जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उनके घर के पास चले गए। घर पे उन्होंने नॉक शॉक किया, बेल दी, कोई नहीं था, घर का दरवाज़ा खुला हुआ था बंगले का। वो बंगले के अंदर चले गए। कहते करते करते मैं जब अंदर गया, अंदर भी मुझे किसी ने नहीं रोका।
करते करते वो आगे लकड़ी की सीढ़ियाँ थी, वो चढ़ते हुए जब ऊपर गया, ऊपर जाके देखा कि बेडरूम का दरवाज़ा खुला है, इंतहाई खूबसूरत स्मार्ट आदमी जो है वो सो रहा है। तो कहता मैं उनको घूरता रहा, देखता रहा वहाँ पे, लेकिन जिस वक्त ज़ाहिर जो सो रहा था उसको भी कोई एहसास हुआ कि कोई बंदा अंदर आ गया है, उनकी आँख खुली या उन्हें लाशूर ने बताया जो भी था, लेकिन कहते हैं कि वो मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ। अब फिर उन्होंने ज़ोर से आवाज़ लगाई अपने मुलाजिम को, कहते मैं इतनी तेज़ी के साथ भागा कि ताकि मुझे कोई पीछे फॉलो तो नहीं कर रहा। ये उनका किस्सा था। फिर बाद में खैर 6 साल के बाद जब उनका अदाकारी करने का वो आया टाइम या उस तरफ इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो फिर सायरा बानो साहिबा ने उनसे मुलाकात करवाई थी। उन्होंने बताया कि इंतहाई मोहब्बत से मिले थे। खुद धर्मेंद्र साहब भी हर किसी से इंतहाई मोहब्बत से मिलते थे। उनके बोलने में बड़ी सादगी होती थी। आप उनके इंटरव्यू सुने, अभी भी सुने तो आपको वो सादगी नज़र आएगी कि वो सादगी है, पाई जाती है उनके यहाँ। कोई गैर ज़रूरी तौर के ऊपर लफ्ज़ों को बना बना के नहीं बोलते, और गैर ज़रूरी तौर पर कोई अपनी ज़ुबान का जो चेंज भी नहीं करते उसको। तो ये उनका एक खासा है। और उनकी जो अदाकारी मैंने जैसे बताया कि उनके एक्शन सीक्वेंस उनके वो अपनी जगह पे, लेकिन जो उनकी जिस मैंने बताया ना कि हर किसी के साथ, हमारे मुस्तक साहब ने जब हमसे इंटरव्यू में हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि जिस वक्त इन्होंने जीने नहीं दूंगा बनाई थी तो मैं लंदन गया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि किसी ने बताया कि धर्मेंद्र साहब आपको मिलना चाहते हैं। उनकी शूटिंग थी, इसके बावजूद उन्हें पता चला कि मुस्तक ऋषि साहब आए हैं, तो बाहर मुल्क में शूटिंग कैंसिल करना आपको पता कितना महंगा होता है। सिर्फ मुलाकात के लिए वो उनसे आए, इनसे गले मिले। उन्होंने पंजाबी में कहा कि मैंने एक बार जब भी लाओ, तो उन्होंने खड़े होकर उन्होंने गले मिले और फिर वो बैठ गया। फिर मुस्तक साहब कहते हैं वो खड़े रहे, मैं बैठा हुआ था। फिर उन्होंने कहा मेरा हाली जी नहीं भरिया, दोबारा एक बारी फिर जब भी लाओ। तो उन्होंने फिर वो बताया कि इतना ज़बरदस्त किया आपने नूरी नाथ में। और नौकर बीवी जो नौकर बोटी दा का था उसके अंदर उन्होंने बांगे दोहल इस चीज़ का इकरार किया कि मनवर ज़रीफ़ के मैं किसी खाक को भी नहीं छू सका फ़न के हवाले से। ये उनकी ग्रेटनेस भी है, उनकी आजिज़ी भी कह सकते हैं। तो हमारी हमें बेस्ट विशेज़ हैं फॉर हिम कि स्पीडी रिकवरी हो उनकी। और ये तो खैर धर्मेंद्र साहब के हवाले से था, क्योंकि ज़ाहिर हमारे और आपके सबके पसंदीदा सरहदों को साइड पे अगर कर दिया जाए, हमारे आर्टिस्ट वहाँ पे काम करते रहे हैं, उनके गाने यहाँ पे होते सुने जाते हैं, उनकी अदाकारों को सराहा जाता है, तो ये भी उनमें से एक है। बहरहाल एक चीज़ और, वो जब तक अमिताभ बच्चन साहब नहीं आए थे मतलब है, तो उस वक्त तक एक सुपरस्टार था, वो था राजेश खन्ना, जिसका भरपूर तरीके से अगर किसी ने मुकाबला किया, वरना तो उन्होंने सबको साइड पे कर दिया था, तो वो थे धर्मेंद्र साहब। अब आते हैं ज़रा यहाँ पे, गुज़िश्ता दिनों मैंने वीडियो भी की थी फैसल सबा कमर के हवाले से, उनके काम के हवाले से। नईम हनीफ साहब ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उनका किसी का अफेयर था। मैंने उसमें कहा भी था कि अगर या तो आपके पास सबूत हैं, अव्वल तो वो उनका ज़ाती मामला है अगर अफेयर था, लेकिन अगर था भी, एक तो आपको इतने अरसे के बाद याद आया, दूसरा जो है वो इतने अरसे बाद लगाने के बाद आपके पास इस तरह कोई चीज़ भी नहीं है, या तो आप किसी के ऊपर जब इल्ज़ाम लगाते हैं उसको साबित भी करना होता है। तो ये भी मामला चल ही रहा था कि इसी दौरान में AI पिक्चर्स जो हैं वो लोगों ने शेयर करनी शुरू कर दी। उसमें शायद उस साफ़ी का भी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन हो, इसका मुझे नहीं पता, या शायद वो भी कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये बहुत बुरी बात है कि AI तस्वीरें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो बनाई गई हैं उसको आप शेयर करेंगे, देखें ये स्कैंडल है, आपके पास इसका मतलब कुछ नहीं है। सबा कमर का करियर बड़ा, मैंने उस दिन भी बताया था, ज़बरदस्त है, अमेजिंग है। उन्होंने अपने आप को किस तरीके से हम सब उम्मीद से वाली सबा कमर से निकाल के उन्होंने फिर बाद में कमली और चीख और फिर ये केस नंबर 9 और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम जो भी थी, फिर वो इसमें पामाल तक आए। पामाल भी मैं रेगुलर देख रहा हूँ, तो उनका बड़ा एक ग्रूमिंग नज़र आती है उनके फ़न के अंदर, बड़ी खूबसूरत तरीके से नज़र आती है। तो मेरे ख्याल में मीरा ने अब कहा है कि जनाब हनीफ साहब जो हैं, नईम हनीफ साहब बड़े क्रेडिबल हैं, बड़े वो सबको पता है कि आपकी पुरानी दुश्मनी है सबा फैसल के साथ, सबा फैसल कह रहा हूँ, सबा कमर के, सबको पता है कि वो उस वक्त आपकी या रेशम की मिमिक्री भी करती थी। आप लोगों को खुद अपने आप को ग्रूम नहीं कर सके, खुद लड़ाइयों में बिजी रहे हैं, ख़ासतौर पर मीरा खुद तो अपने आप को ग्रूम नहीं कर सकी, लेकिन अगर कोई आगे जाता तो उससे जेलसी जो है वो बिल्कुल समझ से बालातर है। आपकी उससे क्या दुश्मनी है, आपके क्या अपनी चीज़ें नहीं आई, आप बताती फिर रही हैं कि जनाब उसकी ये चीज़ आ गई, वो चीज़ आ गई। तो मीरा साहबा आपके तो अपने बड़े इस तरह के काबिल एतराज़ किस्म के वीडियोज़ आए सामने, उसके ऊपर आप क्या कहेंगी? तो आप कम से कम आप तो इंडोर्स ना करें इस तरह की चीज़ों को, ठीक है, लेकिन आपकी जेलसी उसमें बिल्कुल सामने नज़र आती है। दूसरा आखिर में माहिरा ख़ान के हवाले से, माहिरा ख़ान को लेके भी
काफ़ी लोगों को, कुछ को इनसिक्योरिटी रहती है, कुछ को कोई मसला रहता है, कभी कुछ मसला रहता है। अगरचे आप देख सकते हैं कि कभी उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा रहा होता है, कभी कुछ बात कर रहा होता है। एक वो यूट्यूबर साहब हैं डॉक्टर, जो इंतहाई ज़ाती, मैं उनको साफ़ी नहीं कहूँगा क्योंकि साफ़ी इस तरह की हरकतें नहीं करते। आप अगर फिल्म क्रिटिक हैं तो आपको उनके फ़न पे, उनकी फ़िल्म के ऊपर एतराज़ करने का इख्तियार है। उनकी ज़ाती ज़िंदगी पे या उनकी अपीयरेंस पे वो किस तरह नज़र आती हैं, किस तरह दिखती हैं, इसके ऊपर आपको कोई हक हासिल नहीं है। तो उनको भी मैं साफ़ी नहीं, लेकिन उनके ऊपर मुख्तलिफ तरफ से हमले ज़रूर होते रहते हैं। कभी कोई फिरदौस जमाल साहब आगे कर देते हैं, खलील रहमान कमर साहब, अगरचे उनकी एक चीज़ मैं मानता हूँ, उनके साथ नाराज़गी भी थी, उन्होंने पता नहीं फिर, लेकिन वो फिर भी इस नाराज़गी के बावजूद भी उनको कास्ट करने के लिए भी तैयार हैं, उनके साथ काम करने के लिए भी तैयार हैं। तो ये एक अच्छे लोग बंदे की निशानी होती है कि आपके अगर ज़ाती दुश्मनी भी है या कोई मसला मसाइल है, लेकिन जिस वक्त आपको लगे कि ये बंदा किरदार में पूरा उतरता है जो मैंने लिखा या सोचा है, तो वो फिर उसको उसके बावजूद भी, नाराज़गी के बावजूद भी अगर ऑफ़र करे तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अब ओवरऑल फिरदौस जमाल से शुरू करें, पता नहीं कितना, लेकिन उसके रिस्पांस में क्या आज तक माहिरा खान किसी के खिलाफ बोली? आज तक वो किसी हीरोइन के खिलाफ नहीं बात की उन्होंने। आज तक उन्होंने कभी खलील रहमान कमर साहब को जवाब नहीं दिया था, कभी उन्होंने फिरदौस जमाल साहब को जवाब नहीं दिया था। उमर ये जो था यूट्यूबर, उसके ऊपर उनका आगे हुआ था, उनको उस पर भी रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल उन्होंने किया। लेकिन उनकी अपनी जितनी भी जूनियर आर्टिस्ट हैं, ये भी एक बड़े बात होती है। हानिया आमिर को उन्होंने सराहा, उर्वा का ड्रामा लगा हुआ था जफ़ा के कौन सा, उस टाइम उन्होंने उसको सराहा। जिसको भी वो बाकायदा तौर पर उनको लगता है कि फ़िल्म अच्छा काम कर रहा है, तो वो बाकायदा तौर पर उसको सराहती है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है और इंसान के अंदर इतनी ही बड़ाई होनी चाहिए कम अज़ कम। फिल्मों के हवाले से उनका फ़न, उनकी ग्रूमिंग, उनकी वो सब नज़र आती है, सारा कुछ नज़र आता है। उन्होंने भी बाहर काम किया है, तो ज़ाहिर है 100 सज्जन 100 दुश्मन। जब कोई सक्सेस की सीढ़ी पे पहुंचता है या एक मंजिल कोई किसी किस्म की अचीव करता है, तभी उनके ऊपर तनकीद होती है। वरना आपने देखा होगा हमारे यहाँ कई जो आर्टिस्ट एक्ट्रेस हैं उनके ऊपर तनकीद नहीं होती, क्योंकि उन्होंने उस तरह की चीज़ें अचीव नहीं की। मैं ख़ासतौर पे आजकल की पुरानी हीरोइन ने तो बड़ा कुछ अचीव किया, बड़े ज़बरदस्त काम किए उन्होंने, लेकिन मैं आजकल की हीरोइंस की अगर बात करूँ, किसी एक को मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन अचीवमेंट के बाद ही आपके ऊपर तनकीद की जो भरमार है वो शुरू हो जाती है। तो ये कोई 2-3 टॉपिक थे जो आपसे डिस्कस करने थे। अभी तक के लिए इतने इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।